नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो कक्षा 12 की तैयारियां हैं वो बेहतरीन चल रही होंगी। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति का अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध और उसमें आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5 है, हमारा लेक्चर 5 है और आज इसमें हम लोग एक बड़ा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस करा था चीन के बारे में, चीन के शांति समझौते के बारे में, चीन के साथ युद्ध हुए उनके बारे में, चीन के आक्रमण के बारे में। लेक्चर 3 और 4 में हमने चीन की चर्चा करी। आज लेक्चर 5 में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, और उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश युद्ध 1971 में भारत का क्या योगदान रहता है और बांग्लादेश को किस प्रकार से भारत आजाद कराता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। देखिए, आप पाकिस्तान का बारे में वैसे मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप सुनते हुए ही आ गए हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा ऐसा, ये पाकिस्तान वो, हमारे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े भी रहे। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि पाकिस्तान का एक जो बहुत बड़ा जो विवाद है उनको लेकर के, वो क्या है? कश्मीर को लेकर के, ठीक है ना। उनको कश्मीर, और कैसा है कश्मीर, उनकी एक क्रश की तरह है, वो कश्मीर से प्यार करते हैं पर कश्मीर उनको बिल्कुल भी भाव नहीं डालता, ठीक है ना। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे तक रहेगा, ये बात हमें बिल्कुल दिमाग में पाकिस्तान भी अपने बिठा ले और पूरा विश्व में, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे कोई बड़े से बड़ी ताकत हो, उसको सबको अपने दिमाग में बात बिठा लेनी चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। अब देखिए कहानी को थोड़ा सा समझिएगा। आप सभी को ये बात पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के समय पर रजवाड़ों को ये मौका दिया गया कि भाई आप या तो भारत में मिल जाइए या पाकिस्तान में मिल जाइए, या स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो उसमें जम्मू कश्मीर ने ये ऐलान करा था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर ने यह ऐलान करा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना हम भारत के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। कश्मीर की जो बहुमत आबादी है, जो ज़्यादा आबादी है, वो मुस्लिम समुदाय की थी, ज़्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। परंतु जो यहाँ का राजा था, जो यहाँ का शासक था, वो कौन था? एक हिंदू था। कौन? हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह वहां का राजा था। मतलब आबादी किसकी ज्यादा है? मुसलमानों की ज्यादा है, परंतु वहां का राजा कौन था? हरि सिंह था। तो राजा ने यही तय किया कि ना हम भारत के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परंतु पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि कश्मीर में अगर मुसलमान ज्यादा है तो उस पर किसका अधिकार है? पाकिस्तानियों का अधिकार है। पाकिस्तान ही का ही क्या होगा? कश्मीर होगा, वो भारत का नहीं हो सकता और कश्मीर को हम लोग लेकर के रहेंगे, ऐसा पाकिस्तान का मानना था। तो पाकिस्तान ने क्या करा? अक्टूबर 1947 को, अक्टूबर 1947 में वहां के घुसपैठिया है, कबायली घुसपैठिया, इसके बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। कबायली घुसपैठिया, इन्होंने क्या कर दिया? वहां पे कश्मीर में जाकर के आक्रमण कर दिया। और कश्मीर में जब जाकर के आक्रमण कर दिया, जैसे देखिएगा ये कश्मीर का मैप है, थोड़ा सा मान लीजिएगा। मेरी ड्राइंग पर वैसे भी आपको जाना नहीं है, आप लोगों को पता होगा मेरी ड्राइंग में क्या हालत रही है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से थोड़ा अटैक करते हुए क्या है, आगे बढ़ गए। और जब राजा हरि सिंह से बात नहीं संभली तो वो भारत के पास भागकर क्या है और बोला कि भैया भैया नेहरू जी प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइए, हमें बताइए, नहीं तो पाकिस्तान की जो कबायली घुसपैठी हैं ये हम पर अटैक कर रहे हैं और हम कैसे बचें। तो नेहरू जी ने बोला, सरदार पटेल जी ने बोला भाई ठीक है भाई, ओके कोई बात नहीं, आप ये लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो सहमति पत्र, इस पर हस्ताक्षर कर दो कि हम भारत में मिलेंगे। हम अभी भारतीय सेना को भेज देते हैं, क्योंकि किस बिहाफ पर हम भारतीय सेना को भेजें? आप तो कह रहे हो हम स्वतंत्र हैं, तो लड़ो आप हमारा सपोर्ट मांग रहे हो तो अभी आप भारत में मिल जाओ, हम अभी जाकर के कबायली घुसपैठियों को हटा देते हैं। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, कश्मीर भारत में मिल गया और फिर भारतीय सेना वहां पर जाती है और इन कबायली घुसपैठियों को वहां से निकाल देती है। परंतु कुछ एरिया तक, जहां तक वो पहुंच जाते हैं, वो वाला एरिया पाकिस्तान के कवरेज में रह जाता है, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ये वाला एरिया किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। और इधर का अगर आप थोड़ा सा एरिया देखेंगे तो वो अक्साई चीन वाला है, ये वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास है और बाकी जो बीच का है वो इंडिया का एरिया है। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, हमारा यहाँ से यहाँ तक और पूरा नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का ही हिस्सा है, कश्मीर भारत का ही है। और आने वाले समय में
ये पीओके यूके सब हम भारत में मिला लेंगे, ठीक है। परंतु जितना भी किताबों में लिखा हुआ, जितना आपको पढ़ाना वो मैं बता देता हूँ। पीओके जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि उस समय पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसको पाकिस्तान ने नाम दिया आज़ाद कश्मीर, कि ये वाला जो एरिया है ये कश्मीर क्या है, आज़ाद है, ये हमारे अधीन है, हमारे पास है, इसलिए इसको आज़ाद कश्मीर नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़ाई चली और फिर कबायली घुसपैठियों को हटा दिया गया। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ वो तो 1947 में होता है। उसके बाद हम 1965 के युद्ध की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे 1971 वाले की। ये तीन जो युद्ध है उनकी चर्चा हमें आज करनी है, ठीक है ना। 47 वाला, 65 वाला और 71 वाला। 47 में प्रधानमंत्री नेहरू जी है, 65 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और 71 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है, ठीक है ना। 47 का युद्ध क्यों हुआ ये आपको बता दिया। 65 का युद्ध भी वो कश्मीर को लेकर के करेंगे और 71 का युद्ध हम बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए करते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। कश्मीरी मसले को लेकर के पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया। तो कश्मीर के मसले को लेकर के, ठीक है ना। अब कश्मीर चाहे बिल्कुल भी भाव ना दे, कश्मीर बिल्कुल भी चाहे पाकिस्तान को घास ना डाले, परंतु कश्मीर को लेकर के बार बार में हमेशा क्या है, उतावला रहता है पाकिस्तान, ठीक है। बार बार में भारत को छेड़ने की कोशिश करता है और पर वो ये भूल जाता है कि भारत जब उनको मारने पर आ गया ना, दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। वो लोग ऐसा दिखाते हैं हो भारत को कमजोर। अरे भाई तुम देखो तो सही, खुद का लेवल और भारत का लेवल देखो तो सही, किस बिहाफ पर तुम लड़ने को तैयार हो जाते हो। मैं वैसे किसी कहीं की आर्मी की इनकी मजाक नहीं बनाता हूँ, परंतु ऐसा सोशल मीडिया पे चला करता था बीच में ऐसी कि ये जितने पाकिस्तान की जो आर्मी के जनरल हैं इनके इतने इतने मेडल लटके रहते हैं यार। बोले ये आज तक इन्होंने भारत के अलावा किसी से युद्ध लड़ा नहीं और भारत से ये कभी जीते नहीं, तो किस खुशखबरी में इनको इतने मेडल पहना दिए तो वो किसी से बाकी दूसरों से नहीं लड़े, बाकी दूसरों से नहीं लड़े, भारत से लड़े। और भारत से किस मैटर पे, कश्मीर के मामले पे। और इनको ये भी पता है कि हम कभी नहीं ले पाएंगे कश्मीर। देखो इन्होंने क्या है, कश्मीर के चक्कर में ही बेफालतू में अपनी इमेज पूरी दुनिया में खराब कर ली। इन्होंने कश्मीर का मैटर करते 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 हमने बांग्लादेश को सपोर्ट करा, इन्होंने अपना जो पूर्वी पाकिस्तान है वो भी गवा दिया। तो इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई जितना एरिया आज तुम्हारे पास है ना, जिस दिन भारत ने ये ठान लिया ना कि भाई वो लेना है, वो भारत ले भी लेगा। और अभी आप देखिएगा कि हम 65-71 के युद्ध में देखेंगे कि भारत की सेना लाहौर तक पहुंच जाती है, लाहौर तक पहुंच जाती है भारत की सेना, फिर भी वो पाकिस्तानियों को समझा के आती है कि अब मान जाओ, अब भी मान जाओ, आधे तो घुस गए हम तुम्हारे घर में, और घुस गए ना तो हम पूरा पाकिस्तान साफ कर देंगे और ये एरिया फिर वापस भारत में मिल जाएगा। परंतु हम छोड़ करके जा रहे हैं। वो फिर भी बार बार में क्या करते हैं, फायरिंग सी करेंगे, ठीक है। वो क्या है ना, वो थोड़ा सा जोश आता है ना, फिर भी जाकर शू, अरे 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 इंडिया में कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। तो उनको ये गलत फहमी है, बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं। इसके बाद हम 99 के कारगिल युद्ध की बात करेंगे, वो कल करेंगे, कल मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में नहीं। तो कश्मीर के मसले को लेकर के पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ जाता है, ठीक है। लड़ाई डिशुम डिशुम शुरू हो जाती है। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया। देखिए छाया युद्ध का मतलब क्या होता है, ठीक है। छाया यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, प्रॉक्सी वॉर इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा। प्रॉक्सी वॉर ये छाया युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि दो ग्रुप लड़ते हैं, परंतु वो दोनों आमने सामने ना होकर के दूसरों के द्वारा लड़ते हैं। जैसे अब मैं कहूं कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं लड़ रही है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं लड़ रही है। कौन लड़ रहा था, ये तो एक घुसपैठिए हैं, ठीक है ना, उनको भेजा था। और इधर से अगर हरी सिंह है तो हरी सिंह थोड़ी लड़ रहा था, हमारी इंडियन आर्मी लड़ रही थी, ठीक है ना। तो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से उनकी आर्मी ना लड़ करके क्या कर रही है, वहाँ के कबाइल जो घुसपैठिए हैं वो लड़ रहे हैं, और यहाँ पे हरी सिंह की आर्मी ना लड़के के इंडियन आर्मी लड़ रही है। तो जो ग्रुप लड़ रहे हैं उनके बिहाफ पर कोई दूसरा लड़े, उसको क्या है, छाया युद्ध कहा जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भैया जैसे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और आप वहाँ पर खड़े हो, ठीक है ना, ओके। अब जैसे यहाँ पे मेरी छाया बन रहा होगा मेरा प्रतिबिंब बन रहा होगा, आपका प्रतिबिंब बन रहा होगा। अब जैसे मान लो मैंने यूं करा डिशू, ठीक है, आपके मारी नहीं, मैंने अभी मारी नहीं आपके, और आपने फिर यूं करा डिशू, तो अब वो क्या हुआ, छाया ने भी ऐसे ही करा, अपने जो प्रतिबिंब है उसने भी ऐसे ही करा। तो अब अपन नहीं लड़ रहे, ये दोनों लड़ रहे हैं, पर वो किसके कहने पे, कैसे, जब हम कर रहे तभी तो लड़ रहे हैं। तो यहां पर भी ये पाकिस्तानी जो कबायली घुसपैठिया है वो पाकिस्तान के कहे बिना थोड़ी घुस जाते भारत में, ठीक है। और यहाँ पर हरी सिंह जब तक मदद नहीं मांगना था क्यों जाती भारतीय आर्मी। हरी सिंह आया है, हरी सिंह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि हाँ भाई तू भारत में मिल रहा है तो बोल, और फिर जाकर के इंडियन आर्मी ने सफाया कर दिया कबायली घुसपैठियों का, ठीक है। तो उसको छाया युद्ध कहा जाता है। बहरहाल ये संघर्ष पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप न ले सका, ये मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। तो ये युद्ध जो है पूर्ण व्यापी युद्ध में नहीं बदला, ये छोटा मोटा संघर्ष होकर के रह गया। और इस मसले को फिर कहां सौंप दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में सौंप दिया गया, यूनाइटेड नेशन
ऑर्गेनाइजेशन में सौंप दिया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बन चुका है और इसी के ऊपर जिम्मेदारी थी कि फिर से कोई तीसरा युद्ध ना छिड़ जाए, तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए, इसलिए हर देशों के बीच में शांति बनाने की जिम्मेदारी इसकी है। नहीं तो इसका भी लीग ऑफ नेशन की तरह हाल होगा और इसको भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बड़े ही समझदारी के साथ काम कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के जो संबंध है उनके लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और चाइना, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग टाइम पीरियड पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के साथ हमारी ज्यादा अच्छी नहीं बन रही है। परंतु पाकिस्तान क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका वाले में पश्चिमी गठबंधन में जुड़ा हुआ है, ये बात हमने पढ़ी थी, और चीन के साथ थोड़े उसके अच्छे संबंध है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको समझना होगा इस चीज को कि अमेरिका और चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाकिस्तान के सपोर्टर बनकर के उभरेंगे, और जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो भारत को सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, सोवियत संघ आगे आएगा। ये मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो दिखाया। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग और संबंध कायम हुए। देखिए, अब कश्मीर के सवाल को लेकर के संघर्ष चलता रहा, ठीक है, दोनों में देशों में ही, भारत में और पाकिस्तान में छोटा मोटा संघर्ष होता रहा, छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स है वो होते रहे, कभी एक बार थोड़ी बहुत फायरिंग वायरिंग झगड़ा वगड़ा है, ये सब कुछ चलता रहा। परंतु उसके बावजूद भी सहयोग संबंध जो है वो कायम रहा, दोनों के बीच में कॉपरेशन चलता रहा, ठीक है, दोनों देश एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे के साथ शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संभावना ये भी थी उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो बोला कहीं दो देशों के चक्कर में महाशक्तियां फिर से ना लड़ पड़े, इसलिए शांति बना करके रखो। तो सहयोग और संबंध चल रहा था उस समय। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। तो कोशिश करा जो महिला हैं जो बिछड़ चुकी अपने परिवारों से, उनको अपने अपने परिवारों तक पहुंचाया जाए। मतलब ये क्या एक प्रयास था कि जो लोग बिछड़ चुके हैं उनको अपने परिवारों से मिलाया जाए। एक अच्छा प्रयास दोनों सरकारों की तरफ से था। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। अब देखिए, अब आपको पता है जो सिंधु नदी है जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, और जिस सिंधु नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, उस सिंधु नदी का काफी जो भाग है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है और भारत में भी है। तो इसलिए दोनों को कितना जल उसका लेंगे, पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता आया है कि भारत सिंधु नदी का जल रोक देता है, बांध बनाता है, ये करता है वो करता है, और उसका जल रोकने का प्रयास कर रहा है। इस बात को लेकर के भी थोड़ी सी खटास रही है दोनों देशों के लिए बीच में। तो इसलिए विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करी, भारत पाकिस्तान दोनों की मीटिंग बुलाई और जो जल के मामले को लेकर के दोनों में खटास चल रही है उसको दूर करने की कोशिश करी। जवाहरलाल नेहरू जी और जनरल अयूब खान, तो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री और जनरल अयूब खान पाकिस्तान से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सिंधु नदी जल संधि करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी जल संधि कब हुई? 1960 में हुई। किस किस के बीच में हुई? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई। भारत से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, और पाकिस्तान से कौन थे? जनरल अयूब खान थे। ये जनरल अयूब खान है। तो सिंधु नदी जल, जो सिंधु नदी का जो जल है उसको लेकर के संधि हुई 1960 में, और मध्यस्थता किसने करी थी? विश्व बैंक ने करी थी। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा। ठीक है, अब ये जो संधि हुई इसमें ठीक ठाक अमल चलता रहा। दोनों देशों के बीच में खटास चलती रही, कभी तनाव बढ़ रहा है, कभी संघर्ष बढ़ रहा है, कभी झगड़ा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, दोनों देशों के बीच में चलता रहा। और परंतु इस जो संधि है इस पर भी ठीक ठाक अमल होता रहा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही संधि को नहीं माना गया हो या बिल्कुल ही संधि के हिसाब से सारा काम हो रहा, ठीक ठाक से अच्छा काम चल रहा था दोनों देशों का। दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। अब देखिए, अभी तक का जो हमने पढ़ा उसमें दो तीन बातें देखी हमने। एक तो 1947 का युद्ध, उसके अलावा 1960 का जो जल संधि है उसकी बात करी। अब हम बात कर रहे हैं 1965 का युद्ध। अब 1947 वाला छाया युद्ध था, ये कोई बहुत ज्यादा भयंकर संघर्ष नहीं हुआ, परंतु 65 वाले युद्ध में इसकी तुलना में ज्यादा सैन्य संघर्ष हमें देखने को मिलता है। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रण में सैनिक हमला बोला। 1965 के अप्रैल में, कब? अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात का जो कच्छ इलाका है वहां पर रण ऑफ जो कच्छ है वहां पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। आपको पता है पाकिस्तान से भी हमारी बॉर्डर मिलती है, ठीक है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो गुजरात से, राजस्थान से, इससे लगती है। तो 1965 के अप्रैल में गुजरात के कच्छ इलाके पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त और सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला करा, और पहले तो अप्रैल में कहां पे करा? गुजरात में करा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। देखो, अब कश्मीर तो
उसकी क्रश है तो बिना कैसे उसको छेड़े कैसे परेशान नहीं होगा वो, उसको तो छेड़ना उसका तो कर्तव्य है, छेड़ेगा। कश्मीर, हेलो कश्मीर कैसी है, मैं आ गया, फिर कश्मीर उसको एक लात मारती, टिश भग जाए ऐसे, ठीक है ना, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, मैं भारत के साथ हूँ, भग पाकिस्तान, भग यहाँ से भग। फिर पाकिस्तान अपमानित होकर के चला जाता है, फिर थोड़े दिनों में लौटता है, हेलो कश्मीर कैसी है, ठीक है, फिर कश्मीर उसको लात मार देगी। तो कश्मीर तो उसका मतलब मन पसंदीदा जगह है पाकिस्तानियों की। तो जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पे हमला कर दिया। पहले अप्रैल में गुजरात के कच्छ पे करा और फिर अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर। 1965 की बात चल रही है। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तानियों को ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर में जो आबादी है वो मुस्लिम है और वो उनको समर्थन कर देगी, पाकिस्तान को समर्थन कर देगी, धर्म के नाम पर समर्थन कर देगी। तो ऐसा विश्वास उनका गलत था। कश्मीर के लोग अपने आप को किसी भी बात से जो सबसे ऊपर वो मानते थे, वो अपने आप को कश्मीरी मानते थे कि साहब हम लोग क्या है, हम लोग कश्मीरी हैं, हमारे लिए सबसे ऊपर बात है वो कश्मीरी है, बाद में हमारा धर्म हमारा जो भी है वो बाद में, पहले हम लोग कश्मीरी है। तो उनको लगा कि भाई सबसे जो बेहतर ऑप्शन रहेगा वो भारत ही रहेगा, तो हमें भारत के साथ मिलकर के रहना चाहिए, ये धर्म के चक्कर में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान की आर्मी को ये विश्वास था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, परंतु कश्मीर के लोगों ने बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं करा। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने के आदेश दिए। तो अब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है और उन्होंने पंजाब की सीमा की तरफ से, ठीक है, पंजाब से आर्मी को बोला कि आप पंजाब की तरफ से क्या करो, पाकिस्तान पर अटैक कर दो और जो उनकी सेना हमारे एरिया में आगे बढ़ रही है उनको रोकिए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई। भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई और देखिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच में भयंकर वाली लड़ाई हुई और लाहौर के नजदीक पहुंच जाती है भारत की सेना, ठीक है। लाहौर कहां पर है, पाकिस्तान में, लाहौर के नजदीक तक भारत की सेना वहां पर पहुंच जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। फिर पाकिस्तान को याद आ गई गलती हो गई लड़के, थोड़ा बहुत एरिया मिला हुआ ये भी चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ भैया बचाओ 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 बचाओ, भारत लाहौर तक पहुंच चुका है, हमें बचाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गया, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत, आपकी आर्मी अपने पास ले जाओ और आपकी आर्मी अपने पास ले जाओ। चलिए माफी मांगी पाकिस्तान, इंडिया से माफी मांगे, आगे से आप ऐसे हरकतें नहीं करोगे। ओके ओके सॉरी, हम आगे से ऐसे हरकतें नहीं करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करा और लड़ाई का अंत करवा दिया। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हो। अब ये ताशकंद कहां पर है, ताशकंद बेटा आज की जो उज्बेकिस्तान जो देश है, जो उज्बेकिस्तान जो कंट्री है उसकी राजधानी है। और उस समय 1966 में उज्बेकिस्तान सोवियत संघ का भाग था बेटा, सोवियत यूनियन का भाग था, ठीक है। सोवियत संघ जो रूस है आज का, उस सोवियत संघ का भाग था। तो 1966 में जो भारत के प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, इन दोनों को ताशकंद बुलाया जाता है 1966 में और वहां पर समझौता होता है। समझौता कैसा, शांति समझौता, कि पाकिस्तान आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई, ठीक है, और सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता करी। और एक बात आपको सभी को पता ही होगा, जब ताशकंद के समझौते में लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ ताशकंद जाते हैं, उसी समय उनकी एक, हम कह सकते हैं, मिस्ट्रियस डेथ हो जाती है। काफ़ी रहस्य में जो मृत्यु है वो उनकी हो जाती है। आज तक पता नहीं चला कि क्या कारण थे क्या नहीं थे, ठीक है ना। तो बड़ा दुख की बात है। और सच में लाल बहादुर शास्त्री जी एक बहुत गजब के प्रधानमंत्री थे। ग्रेट प्राइम मिनिस्टर्स की अगर हम लिस्ट में रखें तो एक बहुत बढ़िया नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का था। उनका जीवन संघर्ष की भी अगर बात करें ना, तो उन्होंने सच में एक स्ट्रगल भी महसूस करा है जीवन में, शिक्षा को लेकर के कि भाई पढ़ाई का क्या महत्व है, किस प्रकार से शिक्षा पाई जाती है। थोड़ा सा गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया। तो आदर्श भारत के सदैव हैं, 130 करोड़ जनता के आदर्श लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको लन एशिया की तरफ से कोटि कोटि नमन। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज्यादा बोझ पड़ा। देखिए अब 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचाया, परंतु आप इस चीज को देखिए, उस समय भारत की स्थिति भी कोई बढ़िया नहीं थी। 1962 में हम पहले ही चाइना से युद्ध लड़ चुके हैं और उसके अलावा ये वाला वो दौर है बच्चों जब खाद्य संकट चल रहा है। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है,
तो अब क्या हुआ, जब 1965 में लड़ाई हो गई तो एक खाद्य संकट भी बढ़ गया, आर्थिक स्थिति जो है हमारी वो और भी बुरी हो जाती है। इसीलिए फिर लाल बहादुर शास्त्री जी नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। ठीक है, जो बॉर्डर पे है वो हमें जवान बचाएंगे और खेतों पर हमें किसान बचाएंगे, दोनों को नमन करता है भारत, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा। चलिए, तो ये हमारा 47 और 65 का जो युद्ध है वो खत्म हो गया। देखिए बच्चों, 1947 की लड़ाई हो, 1965 की हो, 62 की चाइना और भारत की लड़ाई हो, 71 की बांग्लादेश का युद्ध हो, 99 में कारगिल का युद्ध हो, ये जो सब कुछ है ना, ये अब भी मैं आपको उतना ही दे रहा हूँ जितना किताब में है और जितने से आपकी समझ विकसित हो सकती है। इन पर अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जानना चाहते हो और कुछ जानना चाहते हो, 47 की पूरी कहानी जानना चाहते हो, 65 की जानना चाहते हो, 62 71 की जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कभी हम इन पर बिल्कुल जब समय मिलेगा तो आराम से 45 मिनट एक एक घंटे के हम इस पर पूरे डिटेल वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी ने अटैक करा, वहाँ पर क्या ऐसी बात हुई, क्या नहीं हुआ, क्या समझौते हुए, जो भी बात है वो पूरी बात हम लोग एक बड़े वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर ये सिर्फ हम अभी आपके क्लास 12 के पर्पज से है। अब बात करते हैं बांग्लादेश युद्ध 1971। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। देखिए, अब पहले थोड़ी सी कहानी को समझिए आप लोग। आप सभी को पता है कि जब विभाजन हुआ था तो उस समय पाकिस्तान को दो सीमा क्षेत्र दिए गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए, ये लोग जो आज का जो मौजूदा पाकिस्तान है वो अपने एरिया को नहीं संभाल सका, वो अपने लोगों को नहीं संभाल सका, और वो फिर डिमांड करता है उसको कश्मीर मिलना चाहिए। ठीक है ना, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं, और वो संभाल भी ले तो भी कश्मीर तो हम उसको देंगे नहीं, कभी नहीं देंगे। और दे क्यों भाई, हमारा है। ठीक है, और हमारा है, और जो पाकिस्तान का वो भी हमारा, किसी दिन हम वो भी ले लेंगे सारा का सारा। ठीक है, पूरा पाकिस्तान खाली करवा देंगे। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान है बेटा। अब क्या है, यहाँ पर जो मुख्यतः है वो उर्दू भाषी लोग हैं, और यहाँ पर क्या है, ये बंगाल वाले पोर्शन में से कटा था ना, तो इसलिए क्या है, वहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, परंतु वो बंगाली बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो लोगों को है ना, ये लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, सही से ट्रीट नहीं करते थे। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि वो कोई सेकंड सिटीजन है। सेकंड सिटीजन का मतलब क्या है कि वो कोई हमारे देश के लोग नहीं है, वो तो आकर के रहने लगे, इसलिए हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, चलो ठीक है रह रो। मतलब उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी जो कि इस वाले पाकिस्तान के लोगों को मिल रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक थोड़ा दूर था इलाका, और दूसरी बात वहां पर जो भाषा थी वो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे विरोध बढ़ना शुरू हुआ, और 1970 में तो वो विरोध बिल्कुल मुखर होकर के निकला, और 1971 में युद्ध छेड़ देता है। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया, तो अब पहली बार आम चुनाव कराए गए। ठीक है, हमने 1951 में करवा लिए, ये 1970-71 तक घूम रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल करी। अब जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, यह है जुल्फिकार अली भुट्टो, पश्चिमी पाकिस्तान, यहाँ पर जो वोटिंग हुई उसमें इनकी पार्टी जीत गई, और यहाँ पर मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये पूर्वी जो पाकिस्तान है, मतलब आज का जो बांग्लादेश है, यहाँ पर इनकी पार्टी है आवामी लीग, वो आवामी लीग जीत गई। और जो आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, वो मुजीबुर रहमान जी की बेटी है, और मुजीबुर रहमान ही वहाँ के नोटों पर छपे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़ा संघर्ष करा था बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए। परंतु इन्होंने भी फिर थोड़ा सा क्या है कि तानाशाही वाला सा रुख अपना लिया, तो फिर इनकी भी हत्या हो जाती है, और फिर आगे धीरे धीरे बांग्लादेश में भी 1998-99 के आसपास, एग्जैक्ट ईयर नहीं है बता रहा मैं, 1998-99 के आसपास आते आते ही सही से लोकतंत्र स्थापित होता है। बाकी उससे पहले तो यही आर्मी यही सब कुछ वहाँ पर भी चलता है। तो खंडित जनादेश आया, यहाँ पर किसकी पार्टी जीती है, जुल्फिकार अली भुट्टो की जीती है, और यहाँ पे किसकी जीती है, आवामी लीग जीती है, मुजीबुर रहमान साहब की पार्टी जीती है। अब ये लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें भी सरकार में बराबर का मौका दिया जाए, हमें भी संसद में मौका दिया जाए, परंतु ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। अब देखो, आवामी लीग को वोट किसने दिया था, बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। क्यों? क्योंकि दोयम दर्जे के नागरिक का व्यवहार हो रहा था, सेकेंड सिटीजन वाला जो है उनके साथ व्यवहार हो रहा था। भाई आप सब पाकिस्तान को तो एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, दूसरा अलग व्यवहार क्यों कर रहे हो कि भाई हम अलग है, तो अलग व्यवहार हो रहा था, इसलिए उन्होंने मुजीबुर रहमान जी की पार्टी को वोट दिया। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और ये जो जनादेश आया था इसको स्वीकार नहीं करा, मतलब जो लोगों ने आवामी लीग को वोट देकर के भारी बहुमतों से जिताया था, इस बात को पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार और जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि नहीं साहब, ये बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको हम हमारे बराबरी में भागीदारी दें।
आवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आवामी लीग एक परिसंघ का मतलब होता है एक तरीके से एक फेडरेशन, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई जैसे हमारा राज्य होते हैं ना, केंद्र और राज्य, तो उन्होंने बोला भाई ये वाला एरिया हमारा इधर का है, तो इधर भी आप कुछ राइट्स हमें दो, कुछ पॉलिटिकल जो पावर्स है वो आप हमें दो, और कुछ जो पॉलिटिकल पावर है वो पश्चिमी पाकिस्तान के पास रहे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारा का सारा हमारे पास रहे और सारा का सारा आपके पास रहे। तो परिसंघ बनाने को भी वहां की सरकार, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार नहीं मानती है। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। और इसी जगह पाकिस्तान की जो सेना ने क्या करा, शेख मुजीब को क्या है गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म शुरू कर दिए। देखिए अब यही होता है, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम डरा डरा करके क्या कर लेंगे, लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, पर कभी भी कोई भी व्यक्ति डर से लंबे समय तक आपके साथ नहीं टिक पाता है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 4 ब्रदर हैं, हम 4 भाई हैं। मेरे फादर ने आज तक, मेरे फादर मदर दोनों नहीं, आज तक कभी पढ़ाई को लेकर के हम ये कहें कि हमारे एक भी गाल पे थप्पड़ लगाया मुझे याद नहीं आता हो। पढ़ाई लिखाई को लेकर के, कोई किसी दूसरी गलती को लेकर के कभी नहीं मारा उन्होंने। उनका ये मानना है कि बेटा मार से बच्चे नहीं सुधरते, बच्चों में इज्जत वाला जो डर है ना वो होना चाहिए कि नहीं साहब मेरे पिताजी हैं, मेरे मम्मी हैं, वो डर है। मार करके, मारने से क्या होता है, मैं बच्चे को एक दिन मारूंगा, एक दिन वो मार खा लेगा, उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा। रोज में उसको जब मारने लग जाऊंगा ना तो उसमें हो जाएगा अरे यार क्या है, पापा 2 ही तो थप्पड़ मारेंगे, कर लो गलती कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी ये वही बात होती है, इन्होंने हमेशा क्या है जनता पर शोषण करना ही सोचा, ठीक है। आज भी पाकिस्तान में सबसे बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है वहाँ के, ठीक है ना, वहाँ पर भी वो जनता के साथ शोषण जुल्म ऐसा हो रहा है। ऐसा ही वहाँ पूर्वी पाकिस्तान में हुआ तो लोग आक्रोश में आ गए, बोले क्यों हमारे साथ ऐसा गलत, क्यों जुल्म ढा रही है सरकार, क्यों गलत कर रही है सरकार हमारे साथ। और जब आप किसी वर्ग पे या किसी भी व्यक्ति पर, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना बेटा, स्प्रिंग को हम दबाते हैं पर जैसे ही वो एक साथ छूटती है वो तेज प्रेशर के साथ आती है। उसी प्रकार से जिस भी वर्ग को जितने दबाव के साथ आप दबाओगे, उसका शोषण करोगे, जिस दिन उसमें उदय होगा ना उस दिन वो लोग एक बहुत गजब का ही कारनामा कर करके दिखाएंगे, वो कुछ बड़ा ही कर करके दिखाएंगे। बस जरूरत होती है एक नेता की, और वो नेता यहाँ पर शेख मुजीब के रूप में लोगों को मिले हुए हैं। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। तो अब यहाँ पे जनता ने सोचा कि ये लोग समझने वाले हैं नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, ठीक है, इनको समझ में नहीं आती प्यार की भाषा, इसलिए क्या करो, आजाद कराने की बात करो कि आज जो पूर्वी पाकिस्तान है हम इसको आजाद कराएंगे, मुक्ति चाहते हैं इन पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोगों से, और हम इसको बांग्ला का देश है तो बांग्लादेश इस देश को नाम रखेंगे। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। देखो अब क्या है, ये जैसे बांग्लादेश वाला इलाका है, अब यहाँ से इंडिया की बॉर्डर से टच है, तो यहाँ से क्या है वो लोग निकल के आ जाते थे। तो 80 लाख लोग, 8 मिलियन लोग बेटा वहाँ से भारत आए थे, शरणार्थी के रूप में शरण ली थी भारत में, मतलब भारत से शरण मांगी, हमें आजादी दीजिए, हमें आजादी दीजिए। ये बात पढ़ चुके हैं, जैसे दलाई लामा शरणार्थी के रूप में आए थे, तो ये लोग भी यहाँ पे शरणार्थी के रूप में भारत आ चुके थे। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नजदीकी इलाकों में शरण लिए थे। अब इधर आ गए तो कोई बंगाल में चला गया, कोई आसपास के इलाकों में चला गया, और कहीं चला गया, आसपास के इलाकों में जा करके रहने लगे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। तो मुक्ति संग्राम के जो चलाया था पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने, बांग्लादेश ने, उसको भारत ने नैतिक समर्थन, पूरे मोरल वैल्यूज पे कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं, और भौतिक सहायता जितनी भी जो सहायता करनी होती थी वो भी करी भारत। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि भाई भारत हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, भारत को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को 2 सीमा क्षेत्र मिले हुए हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इसलिए भारत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई भारत को क्यों तोड़ना है, तुम खुद संभालो, तुम जाके बात करो अपने लोगों से, ठीक है ना, बात करो, बोलो भाई क्या समस्या है, क्या चाहते हो, परिसंघ चाहते हो, कोई बात नहीं, लो हम परिसंघ बनाएंगे, तुम चिंता मत करो। क्या बात है, सत्ता की साझेदारी करनी है, पावर चाहिए तुम लोगों को, हम पावर भी देंगे। आप लोग लोगों से बात तो करो, आप लोगों से बात नहीं करना चाहते हो, आपको तो बस एक आता, उठाया डंडा, उठाई गोली चला दी, डुम 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 डुम, ऐसे थोड़ी होता भाई। भारत क्यों तोड़ना चाहता है, भारत पे ये जो आरोप लगाया वो बिल्कुल गलत था। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद करी, ये बात आप सभी जानते हैं। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अब देखिए 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच जो संबंध है उनको सामान्य करने की कोशिश चल रही थी, क्योंकि उस समय चीन का जो दबदबा था वो किधर था, सोवियत संघ की तरफ था। तो अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे होने की कोशिश करी जा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, जो एशिया का जो सत्ता समीकरण है वो बदल रहा था, ठीक है। अगर चीन सोवियत संघ को साथ छोड़ रहा है तो
सोवियत संघ को कोई मजबूत पकड़ चाहिए थी, कोई मजबूत ऐसा देश है जो सोवियत संघ को एशिया में सपोर्ट करे, तो फिर भारत का नाम है। तो फिर धीरे धीरे सोवियत संघ भारत की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा करा। तो राष्ट्रपति जो रिचर्ड निक्सन है, उनके जो सलाहकार थे, वो 1971 के जुलाई में पाकिस्तान से होते हुए क्या है चाइना जाते हैं, और चाइना जाकर के संबंध अच्छे करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं कि अमेरिका आपको सपोर्ट करेगा, अमेरिका आपके साथ है, आप चिंता ना करें। और 1971 से पाकिस्तान से होते हुए जा रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है, वो पाकिस्तान को मदद देंगे। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत की। देखिए अब इन तीनों का एक साथ आना, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन, क्योंकि देखो पाकिस्तान तो ऑलरेडी अमेरिका के साथ मिला हुआ है, ठीक है, और अब अमेरिका और चीन एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तीनों का एक होना, इससे देख करके भारत ने देखा यार ये तीनों तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपन को, तो अब अपने क्या करो, अमेरिका के पास जा नहीं सकते, इसलिए सोवियत संघ के पास चलो। और सोवियत संघ के साथ मिलकर 20 सालों के लिए भारत ने एक शांति और मित्रता की, दोस्ती की और शांति बनाने वाली ट्रीटी संधि करी 1971 में, और यहीं से भारत की और सोवियत संघ के रिश्तों पर मोहर लग जाती है। आगे आने वाले समय तक भारत और रूस या भारत या सोवियत संघ के रिश्ते मजबूत रहते हैं। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। इस संधि के तहत सोवियत संघ ने ये बोला कि अगर अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना कोई सा भी अगर आप पर अटैक करता है तो आप चिंता ना करें, अगर वो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम आपको पूरी पूरी सहायता देंगे, ठीक है। महीनों राजनीतिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। तो 1971 के दिसंबर में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। देखो अब जो उनकी सेना है, ठीक है, जो आर्मी है वो तो कहां पर है जम्मू कश्मीर में, और उनके जो लड़ाकू विमान है, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो नेवी है, सॉरी जो एयरफोर्स है उनकी, ठीक है, उनको कहां पंजाब और राजस्थान पर लगाया, ठीक है ना। अब भारत सरकार ने क्या करा है, भारत ने वायु, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई करी। तो भारत ने अपने तीनों सेना, वायु वाली भी, नौसेना भी और थल सेना भी, तीनों को क्या करा, पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ से क्या कर दिया, पाकिस्तान को ब्लॉक करके रखा कि हाँ भाई पाकिस्तान वाले अटैक ना कर सके। दोनों तरफ से भारत ने पूरी जोर लगाया। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब क्या है कि भारतीय सेना का समर्थन मिल गया बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश के लोग खुश थे। जैसे ही भारतीय सेना बांग्लादेश में एंटर होती है तो वैसा जय जयकार होने लग जाती है, भारत की सेना आगे, भारत की सेना आगे हमें बचाएगी। तो भारतीय सेना को लोगों ने, वहां के बांग्लादेश के लोगों ने सपोर्ट करा कि हाँ आइए और आप हमें आजाद कराइए। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने सैनिकों के साथ पाकिस्तान सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। देखिए अब 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका क्या है, आज बांग्लादेश की राजधानी है बेटा, और वहां पे तीनों तरफ से उसको घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को समर्पण करने पर भारत सरकार ने मजबूर कर दिया, भारत की सेना ने मजबूर कर दिया, और यहाँ पे फाइनली भारत की जीत होती है और बांग्लादेश आजाद हो जाता है। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। अब जब फाइनली वो सरेंडर कर चुके हैं, बांग्लादेश आजाद हो चुका, तो भारत ने बोला बस युद्ध पे हम विराम लगाते हैं, हमें अब युद्ध नहीं चाहिए। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इसमें अमन की बहाली हुई। तो 3 जुलाई 1972 को अब इस युद्ध का समझौता कहां पर हुआ, शिमला में ही हुआ है। किस किस के बीच में, इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो जी के बीच में हुआ, और शांति की बात कही गई कि अब शांति स्थापित करी जाएगी और बांग्लादेश हो गया अपने आजाद। चलो भैया एक और देश हमने बना दिया। और आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई डाउट, कोई परेशानी आती है बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। लाइक शेयर आर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।